नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राजनीति से हटके एक ऐसा विषय जिसमें राजनीति मोदी जी की है और एक बहुत पुरानी कहावत है, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। मोदी जी जो छू दे रहे हैं उसमें त्राहि त्राहि माम, मतलब उसमें क्या हो रहा है नहीं मालूम। कल दिन में करीब 1:45-2 बजे उत्तरकाशी की धाराली एक गांव है, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आए। मतलब वो आप सब लोगों ने वो तस्वीर देख ली होगी, इसलिए मैं उसका डिटेल नहीं, कैसे एकदम से ऊपर से मड और स्लग और पानी के साथ आया और उसने धाराली गांव में काफ़ी चीज़ों को तोड़ता फोड़ता नष्ट करता हुआ निकल गया। होटल टूटे, सैलानी गए, रहने वाले गए, और नीचे हरसिल में जहाँ के पास जहाँ एक आर्मी का कुछ एस्टेब्लिशमेंट था वो भी उसमें बह गया। अखबार की खबर यह है कि 4 लोग मरे हैं, 50 लोग मिसिंग हैं, इत्यादि इत्यादि। और अभी आज दिन की खबर यह है कि वहाँ अभी तक रेस्क्यू नहीं पहुँच पाई है। वेदर की वजह से शायद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है। और जो मोदी जी ने कहा एक 4 धाम प्रोजेक्ट का था ना कि एक ऐसी रोड बना देंगे और क्या मिला देंगे, वो कई जगह से कट गई है। मतलब इस आपदा के 24 घंटे बाद भी रिलीफ टीम अभी पहुंची नहीं है, पैदल जा रही है। थोड़ा इसके बारे में ये समझना है कि मोदी जी अपने हिंदू मुस्लिम करना, इंडिया पाकिस्तान करना, मंदिर मस्जिद करने में इतने मशगूल हो गए हैं, केवल वोट और वोट की ही बात करने लगे हैं कि वो आम जन का, इन्वायरमेंट का, इन सब का कोई ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है उसको जरा फिर से थोड़ा समझना होगा, और उसको मैं 2 चीज़ें कहूँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। आप लोगों से भी आग्रह करूँगा, आप लोग को गूगल करिए, मैं 15-20 मिनट में आपको क्या बता पाऊँगा, क्योंकि एक बड़े देखिए 3-4 लोगों का नाम जब भी ये होता है तो आता है। एक रवि चोपड़ा जी हैं, जिंदा हैं, IIT से पास आउट हुए, करीब 40 वर्ष पहले उन्होंने पीपल साइंस इंस्टीट्यूट PSI बनाया था देहरादून में। ये इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ट्रेंड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, IIT बॉर्न वो हैं, तो वो चीज़ें समझते हैं। एक और नाम याद दिला दूं कि ये जो गंगा पुत्र हैं, इनके हाथ में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रोफेसर GD अग्रवाल, जिन्होंने गंगा बचाने के लिए गंगा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे अपनी जान दे दी, और इन्होंने कुछ नहीं सुना था, याद है ना। उन्होंने अनशन करके अपनी जान दे दी थी, और इस सरकार ने और मोदी जी ने उसको सुनने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मोदी जी का एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, और ये क्यों मोदी जी ऐसा कर, मोदी जी का एक बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है 4 धाम परियोजना। एक तो ये अपने हिसाब से ये हर चीज़ को इन लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। अर्ध कुंभ को महाकुंभ बोलने लगेंगे, महाकुंभ को कुछ और कुंभ बोलने लगेंगे। हमारे इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं भारत में। जब 4 धाम की हम लोग बात करते हैं तो 4 धाम हमारे जो शंकराचार्य जी ने 4 धाम इस्टेब्लिश किए, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम उनकी बात करते हैं। मोदी जी अब 4 धाम कि उत्तराखंड के 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और मोदी जी का एक बहुत फेवरेट, जो उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, भक्ति को व्यापारिक उसमें किस तरह से जोड़ना है। ये ठीक है, गुजरात के लोग व्यापार की दृष्टि में बहुत आगे होते हैं, उन्होंने इस देश के व्यापार को पिछले 2-4 हज़ार साल से संभाल के रखा है, अच्छा व्यापार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हर चीज़ में व्यापार करना थोड़ा, मोदी जी, ये देश को महंगा पड़ रहा है। मोदी जी ने एक 4 धाम परियोजना, उनका 2016 में उनके दिमाग में आया, हम 4 धाम परियोजना करेंगे। 889 किलोमीटर, 889 किलोमीटर्स का एक हम हाईवे बना देंगे। हाईवे मतलब ऐसा कि 10 मीटर चौड़ा हाईवे बना देंगे। और उस पर ये जो सारा कुछ हो रहा है 10 साल में, मैं उस पर भी आऊँगा जो रवि चोपड़ा साहब कह रहे हैं। ये हुआ क्यों है उसको जरा समझिए। ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये वैसे तो जब से पृथ्वी आई है तब से किस तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन ये जो रफ्तार पिछले 10 साल में नेचर के साथ खिलवाड़ की पकड़ी है मोदी जी की सरकार ने, वो अनप्रेसिडेंट है।
मोदी जी हर इलेक्शन जीत सकते हैं, उत्तराखंड में सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन जो आदमी मर रहे हैं, जो आमजन मर रहे हैं, उसका क्या? पहला काम यह है कि वो ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है उसमें क्या किया गया, उसमें जो इन्वायरमेंट रेगुलेशंस जो इस देश के ऑलरेडी कानून हैं उसको बाईपास करने का पहला काम किया मोदी जी। एक चीज होती है EIAs, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स, ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए कि एनवायरमेंट इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई प्रोजेक्ट। मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने, कि ये जो करीब 900 किलोमीटर, ये 889 किलोमीटर लंबी जो सड़क थी उसको 53 छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया। अब सेगमेंट से बांटने से क्या होता है कि अगर 100 किलोमीटर से कम का कोई वो है तो लीगली फिर आपको ये EIA वाले उससे लूप होल से आप निकल सकते हैं। तो आपने एक 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट को 93 में बांट के आपने दिखाया कि जैसे क्या जुगाड़ का काम किया, वही जो वोट के साथ कर रहे हैं, कर दिया मैं जुगाड़ू नंबर 1। आप जुगाड़ू नंबर 1 हैं, वो आप आदमी की जान माल जा रही है। तो एक काम तो उन्होंने ये किया कि उसको छोटा कर दिया। दूसरा, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम डेवलपमेंट, ये विकास पुरुष आए हैं ना, ये विनाश पुरुष, ये तो हिस्ट्री बताएगी कि विनाश का काम किए कि विकास का काम किए। इन्वायरमेंट सब विकास करो। एक और है कि देखिए ये जो ये चारधाम प्रोजेक्ट में अभी आज उस पर ही ज्यादा बात करूंगा। 10 मीटर रोड बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा कि भाई 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं। इन्वायरमेंटलिस्ट आए, उन्होंने कहा ठीक है, आपका इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश की सुरक्षा नहीं हो रही है, आप 5.5 मीटर तक कोई बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी अपॉइंट की। उस कमेटी में के चेयरमैन, मतलब मैं उस पर भी आऊँगा, रवि चोपड़ा जी बने, फिर वो उसको छोड़ के चले गए, वो क्यों गए वो सब वो है। जो ड्यू डिलिजेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट से पहले कि इसमें इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी को उन सबसे कोई मतलब नहीं। याद में सिर्फ इसलिए दिला दूं कि 2013 में केदारनाथ हादसा, इन्वायरमेंट, अब लोग कहेंगे नहीं वो तो नेहरू जी के समय का था कि वो इंदिरा गांधी के समय था, वो किसी समय का था। आप धीरे करके 75 साल में जो कर रहे थे वो मोदी जी, ठीक बात है, जितना नुकसान 75 साल में इस देश के एनवायरनमेंट का किया वो आप 7 साल में उससे 10 गुना ज़्यादा करने के चक्कर में है। इसमें कोई, आप बिल्कुल आगे चल रहे हैं। 75 साल का नुकसान आप 5 साल में पूरा करने के चक्कर में है। आपको अभी याद है 2023 में सिलकियारा टनल जो थी, जब लोग अंदर फंस गए थे और कैसे कैसे आर्मी ने और कैसे उसको 41 वर्कर, कई दिन लगे थे, 17, 18, 20 दिन लगे थे। उसकी जो चौड़ाई थी वो 13.5 मीटर है उस टनल की। तो अगर 13.5 मीटर है तो कटा जा रहा है। मतलब मैं ये बातें कह रहा हूं कि सब आप हिला रहे हैं उसको। इस चारधाम प्रोजेक्ट के जो ड्रॉबैक समझना शुरू करिए, करीब 47,000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए, ऑफिशियली ये फिगर है, अनऑफिशियली क्या काटे गए होंगे नहीं मालूम। और करीब 700 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को साफ करके उस पर रोड बनाने की बात है। इससे हुआ क्या है, इससे लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकता है। और इसके डेटा हैं 2021, केवल 2021 में 200 से ज़्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हुए हैं, और वो भी NH58 और NH94 में। सरकार को कोई मतलब नहीं इससे। सरकार को सिर्फ अंधाधुंध है कि हम चारधाम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भक्त आएंगे वो दौड़े बिल्कुल उसमें करके आ जाएंगे और क्या क्या करें। मोदी जी आप ये जो कर रहे हैं, आपने अयोध्या में किया, आपने इतना भव्य मंदिर बनाया, आप चुनाव हार गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लोकल लोग आपसे के इस कृत्य से नाराज थे। आप बनारस में आपने किया, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने से पहले आप 6-7 लाख वोट से जीते थे, अब आप 1.5 लाख वोट से जीते, वो भी हेरा फेरी करके। दिक्कत है लोकल उसमें, क्योंकि अब आपने झूठ क्या बोलने शुरू किए। मतलब ये सरकार, जब ये सरकार को 10 मीटर की जगह 5.5 मीटर हुआ तो कहा गया नहीं डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हुआ भाई, डिफेंस में आप अपना डिफेंस की गाड़ियां तो जाती हैं, हम सब लोग गए हैं उत्तराखंड, हम सब लोगों ने डिफेंस की गाड़ी। नहीं, अब की ब्रह्मोस मिसाइल ले जाएंगे तो ब्रह्मोस के लिए 10 मीटर चाहिए। इस तरह के झूठी बातें करके आप मतलब पूरे उस इकोलॉजी की ऐसी तैसी कर रहे हैं।
देखिए मैं थोड़ा अब इसको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें कहने को हैं, लेकिन एक मैं रवि चोपड़ा साहब की बात ज़्यादा कर लूँ। जो एम्पावर्ड कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बनाए, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उनकी बात कोई मानी ही नहीं जा रही थी। उन्होंने एक बहुत से इंटरव्यूज आप वो कहीं पे भी कर लीजिए, वो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए एक फ़र्क क्या हो गया है कि 10 साल पहले जो गवर्नमेंट थी वो इंगेज करती थी, उनसे बातचीत हो सकती थी। और उन्होंने कहा इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी को स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है कि केवल नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट भी इंगेज करती थी अटल बिहारी। लेकिन पिछले 10 सालों से सरकार का कोई इससे मतलब नहीं है कि क्या एनवायरनमेंट का नुकसान है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का सुसाइड इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उससे पहले भी उन्होंने 4-5 बार अनशन किए थे। हर बार कांग्रेस की तरफ से कोई मंत्री आता था, उनकी बात समझता था, वो होता था, प्रोजेक्ट रुकता था, फिर वो होता था। यहाँ पे कोई नहीं मर रहा है। तो जब मोदी जी किसानों के लिए कहते हैं कि 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, मोदी जी ने कहा क्योंकि मेरे लिए मरे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड थे सतपाल मलिक साहब। रवि चोपड़ा साहब ने एक बहुत क्रिटिकल और एक और बात कही। उन्होंने कहा ये जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल क्लास का साथ आना हुआ है वो पहले भी था। कैपिटलिस्ट तो इनका एक गठबंधन था, लेकिन आज की तारीख में कैपिटलिस्ट इतना हावी हो गए हैं, जो कॉर्पोरेट इतना हावी हो गए हैं कि अब पॉलिटिकल क्लास के पास या ये जो एग्जीक्यूटिव और इनका नहीं समय है आपके लिए, जनता के लिए समय नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उत्तरकाशी एक किसी जगह का वो बता रहे थे, उन्होंने अपने उसमें है कि वहां के लोग मिलने जा रहे हैं, महीनों लग गए। चीफ मिनिस्टर ने रात में जोशीमठ के लोग ये जा रहे थे, साहब ये एनवायरनमेंट आप इस तरह से करा रहे हैं सारा। रात में 1-2 बजे 2 मिनट का समय दिया गया। कहने लगे अब चीफ मिनिस्टर समय नहीं देते हैं एक्टिविस्ट लोगों को या सोशल इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से। कितना 2 मिनट खड़े खड़े, हाँ बताओ चलो, दे डोंट गेट टाइम। और ये साफ साफ रवि चोपड़ा जी ने कहा है कि अब अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं 3-4-5 चीजें करके इसको खत्म करूंगा, जो आप भी इसको पढ़िए, इस पर रिएक्ट करिए, बोलिए, क्योंकि हमारे और आपके भविष्य की बात है। इट इज सेड दैट वी आर एट द एज ऑफ टिपिंग पॉइंट। आप बिल्कुल बैलेंस है। अगर वो कहते हैं ना ऊंट के उस पर अगर एक छोटा पत्थर भी रख दिया तो बैठ जाएगा। अगर आप एनवायरनमेंट को ऐसा बिगाड़ रहे हैं, वो टिपिंग पॉइंट पे अगर वो एक बार गड़बड़ाया और इर्रिवोकेबल डैमेज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसा डैमेज आप कर दे रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ। ये भी समझिए। कुछ चीज़ें बेसिक समझनी है इस हिमालय के लिए। हिमालय के लिए जो बेसिक बात समझने की है, ये जियोलॉजिकली फ्रेजाइल जगह है। ये रॉक स्टोन नहीं है, यहाँ पे ये हिलेगा कुछ नहीं। फ्रेजाइल है ये हिमालय और इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। आप टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, ये उन सब चीज़ों से सेंसिटिव है। और जो मोदी सरकार कर रही है 4 धाम प्रोजेक्ट, और हम सब जगह ले जाएंगे और कार में बैठ के आप चले जाइए, एंटी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट है। ये रवि चोपड़ा का कहना है कि ये बिल्कुल शुद्ध रूप से एंटी इन्वायरमेंट गवर्नमेंट है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली हैं। मैं एक विशेषज्ञ से बात किया हूं, उसको लाने की कोशिश करूंगा अगले 2-4 दिन में। एक है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों को अंदाज नहीं, जो हीट बढ़ रही है। 40 डिग्री बहुत आराम से ऊपर जाता है, और ऐसा मानना है एनवायरमेंटलिस्ट का कि ये 2030 आते आते ये 50 डिग्री के ऊपर होगा। आपके पास कोई प्लान नहीं है, इतना हीट स्ट्रोक होगा, लोग मरेंगे। चाइना और इस सब जगह जहां कहीं कहीं इस तरह का हुआ है, तो वहां इसके प्लान है कि कैसे उसको ठंडा किया जाए, पहले कम्युनिटी वो कैसे हवा को ठंडा। यहां कोई प्लान नहीं है, मरो। टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि प्रेसिपिटेशन, अब जो आपका मौसम है वो चेंज हो रहा है। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो रही है, और इंटेंस बारिश हो रही है। ये सारी चीजें हम और आप होते हुए देख रहे हैं पिछले 2-4-5 साल में। चेंज हो रहा है। बरसात में बरसात नहीं होती है, जाड़े में मतलब जाड़े में जाड़ा नहीं, गर्मी में वो कुछ अजीब सा चेंज हो रहा है। ये सब प्रेसिपिटेशन वाला मामला है।
एक दो जो बेसिक चीज़ें कही हैं जो एक सरकार को तो जगना ही होगा। बहुत मोटा सा एक इलाज रवि चोपड़ा जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अब उत्तर प्रदेश में कहा जाता है इस बार नया रिकॉर्ड, इस बार नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में फिर शायद 36 करोड़ या कुछ इस तरह से 40 करोड़ पेड़ एक दिन में लगा दिए। 36 करोड़ पेड़ सरकार कहती है कि हमने एक दिन में लगा दिया, हमने तो वन बिल्कुल बढ़िया कर दिया। कैसे लगे होंगे, क्या लगे होंगे, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि उसमें क्या पैसा गया होगा, कितने लोग होंगे, क्या असलियत है क्या नहीं है, ये तो अपनी जगह है। जो बेसिक है वो रवि चोपड़ा जी कह रहे हैं कि साहब इसको आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम केवल रिजर्व फॉरेस्ट तक रखिए, क्योंकि वो उनको आप बाहर का काम दे रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, केवल रिजर्व फॉरेस्ट तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहे। क्योंकि उनका कहना यह है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो करीब 33 से 35 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया अंडर सुपरविजन था। आज वो 70 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है इसको फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना यह है कि जो बाकी फॉरेस्ट है इसको कम्युनिटी ओनरशिप कर दीजिए। ये जो एक बेईमानी चल रही है ना इस देश में, आदिवासी को वनवासी और ये सब करने की, आदिवासी रहेंगे उनका अपना वो है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कमेटी में जो इस तरह की होती है, एक वहाँ के लोकल को ले आओ, वो एक लोकल को आके रिप्रेजेंटेटिव बना के उसकी हिम्मत होती है कि डीएम साहब के सामने या किसी के सामने वो खड़ा भी हो पाए। वो बैठ नहीं सकता है, उसको आप कमेटी में ले आते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो मेजॉरिटी वहां के लोकल लोग रहेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनली डीएम साहब और सीएम साहब और पीएम साहब इसको डिसाइड नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है। क्योंकि एक बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक। आपको क्या लगता है ये लोकतंत्र काम कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र का काम वोट दे के और ये मंत्री जी बन गए नहीं। लोकतंत्र का काम ये सब था कि ये डिसीजंस कैसे होंगे, हमारे आपके भलाई के लिए कैसे काम होगा, वेलफेयर स्टेट कैसे उससे कोई मतलब नहीं है। आप इलेक्शन लड़ो, जीतो और फिर पैसा कमाने की मशीन लगाना शुरू कर दो। एक बार एक झूठ बोल के मुल्लमा चढ़ाया था ना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेना को हम लोग झूठ बोल रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो पहली लेयर है वो सेना नहीं है, वहां के लोकल्स हैं। लड़ाई होती है तो सेना के यहां से खाना लोकल ले आके देते हैं। आपका जितना वहां का सिस्टम होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट वो लोकल्स देते हैं। तो आपके बॉर्डर की सुरक्षा का जो पहला लेयर है वो लोकल्स हैं। तो ये झूठ बोलना कि ब्रह्मोस नहीं चलेगी और फला नहीं, लोकल ही नहीं रहेगा तो क्या चलेगी और क्या नहीं चलेगी। It is high time that this government understands, क्योंकि आने वाले समय में ये नुकसान तो इतना हो चुका है कि वापस ना हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा और हो जाएगा कि शायद जो खता 10 साल में 15 साल में हो रही है वो अगले शायद 2-4 हज़ार साल में उसका भरपाई ना हो पाए। जान माल की ख़त्म होगा, लोगों का होगा। और ऐसी जगह 4 धाम अगर आपने अपनी जिद, क्योंकि ये केवल आपकी जिद है, मैं बनाऊंगा, अगर आपने बना भी लिया तो उसमें अगर भक्ति ही नहीं रहेंगे, हो सकता है आपके व्यापारी उसमें जाने लगे, दौड़ धूप करने लगे, लेकिन धर्म और टूरिज्म, पर्यटन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म को पर्यटन मत बनाइए। धर्म आस्था की बात है, पर्यटन मौज मस्ती की बात है। दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।